दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डाउट्स रह जाने की वजह से हम लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। जबकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पैक्टफुल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि यही एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपका इन्फ्लेशन रेट होता है उसको बीट करता है। अगर आप बैंक में एफडी आरडी करेंगे तो जो इन्फ्लेशन रेट होता है 5 से 6%, उसी के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। यानी कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका पैसा इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम जो निकल करके आती है इंडिविजुअल लेवल पर रिटेल मार्केट में, वो म्यूचुअल फंड हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि क्या म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों एक ही चीज़ है। क्या एसआईपी के माध्यम से जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि जितनी भी ब्रोकरेज ऐप होती हैं, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, ये सभी ब्रोकरेज ऐप इन फ्यूचर मान लीजिए जाकर के बंद हो जाती हैं या फिर भाग जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या हमारा पैसा डूब जाएगा। क्या एसआईपी में किया गया पैसे पर कोई रिस्क होता है। ऐसे तमाम डाउट जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे एसआईपी को लेकर के, उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे और एसआईपी के पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फंड क्यों स्टार्ट किया गया, शेयर मार्केट क्यों स्टार्ट किया गया, जबकि हमारे देश में बैंक ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। तो इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शेयर मार्केट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी अपने नए बिजनेस को रन करने के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत पड़ती है। अब इतने पैसे इंडिविजुअल एक के पास हो पाना लगभग नामुमकिन कार्य है। इस वजह से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट से पैसा उठाती है। अब मार्केट में पैसा कहां से आएगा, जो हम बैंक्स में जमा करते हैं एफडी के रूप में या फिर सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वो पैसे बैंक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देती हैं। अब बैंक में जितना पैसा है उतने से भी अगर ना काम कंप्लीट हो पाए, यानी उतने से भी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तब क्या किया जाएगा, तब ये किया जाएगा कि जो इंडिविजुअल लेवल पर आम आदमी है, मतलब हम और आप लोग, हम लोग से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाएगा। अब इसमें हम लोग क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये रीजन है कि जो बैंक में हमने अपने एफडी करा रखा है, आरडी करा रखा है, वो कई केसेस में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखेंगे तो 5 से 6% होता है, यानी कि महंगाई दर, यानी कि हर साल आपके पैसे की वैल्यू 5 से 6% घटती जा रही है। और अगर आप एफडी आरडी पर इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वो भी 5 से 6%, इस समय हालांकि थोड़ा बढ़ा हुआ है, 7% आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये भी आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट के आसपास ही है। यानी आपने जो बैंक में एफडी किया है या फिर आरडी किया है वो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, बस महंगाई के बराबर ही आपका पैसा ग्रो हो रहा है। यानी आज जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब भी आपका पैसा मैच्योर होगा तो उसकी वैल्यू आज के डेट के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि उस डेट में जो आपका पैसा मिलेगा उतना महंगाई भी बढ़ चुका होगा। तो बैंक में किया गया एफडी या फिर आरडी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। तो जो हम लोग हैं यानी इंडिविजुअल लेवल पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी एक ऐसे स्कीम्स के बारे में सर्च कर रहे होते हैं कि हम कहां पर इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा अच्छे से ग्रो हो पाए और जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करने के बावजूद भी हम एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाए। तो हमारे लिए भी ये मजबूरी हो गई कि बैंक एफडी आरडी को छोड़ करके किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ बढ़े जहां पर हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। और इसके लिए म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प बन करके उभरा हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो सकता था, इसलिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेगुलेशन के अंतर्गत रेगुलेटरी बॉडी को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है कि देश में जितनी भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, अब ये म्यूचुअल फंड हाउसेज क्या होती है ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या फिर बड़े बड़े नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ये पैसे वो कंपनियां अपनी शेयर बेच करके ले सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जैसे एमआरएफ का अगर आप एक शेयर का प्राइस देखेंगे तो 1,31,000 के आसपास है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1,31,000 के आसपास। और जब भी आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो आप एक शेयर में ही डील करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप फ्रैक्शन में शेयर नहीं ले सकते कि आप 1.5 शेयर ले लिए या फिर 0.5 शेयर ले लिए, क्योंकि बहुत महंगा है तो हम इतना पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो जिनका
अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है आपका और आप अवेयर हैं चीज़ों को लेकर के कि कब मार्केट में एंटर करना है, कब मार्केट में एग्जिट करना है, तब तो शेयर मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर आपको नॉलेज नहीं है कि कब मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, कब लो है, और कब आपको एंटर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन में शेयर मार्केट आपके लिए रिस्की हो सकता है। और इसी रिस्क की वजह से मोस्टली कॉमनली लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो एक जुआ है। एक्चुअली में ये जुआ नहीं है, ये जो देश की इकोनॉमी जिस प्रकार से बढ़ रही है, क्योंकि जो भी शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्ट होती हैं वो अगर आप देखेंगे ऊपर से जो टॉप ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, यानी जो लगातार प्रॉफिट बना करके दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की हो, वो सारी कंपनियां यहां पर लिस्ट हैं। तो यानी कि आप देश की इकोनॉमी को जुआ कह रहे हैं अगर आप शेयर मार्केट को जुआ कह रहे हैं तो इस हिसाब से शेयर मार्केट जुआ नहीं है। एक्चुअली में लोगों के बीच इंफॉर्मेशन की कमी है। अभी क्या है कि अगर आप रिपोर्ट्स उठा करके देखेंगे तो देश का जो पॉपुलेशन है उसका मोस्टली नियर अबाउट 5 to 6% ही शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। 95% या फिर 94% ऐसी पब्लिक है जो कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड को अभी भी जुआ समझती है और इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहती है। और जो पैसा वो बना सकते थे वो पैसा वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में एक्चुअली में नॉलेज है ही नहीं। इस समय अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। आप लोग टीवी में भी ऐड देखते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, तो आखिर ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो या फिर किसी थर्ड पार्टी को ठेका भी दिया जाए तो उन सभी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए बहुत भारी संख्या में पैसे की जरूरत पड़ती है और ये पैसा पब्लिक के पास से ही आएगा। और पब्लिक को अगर आप देखेंगे इन्वेस्ट क्यों करेगी कि क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जा रहा है इन सभी चीज़ों में। तो यहाँ पर हालांकि वो चीज़ें जो है वो मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से पब्लिक का फायदा होता है शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट जो है वह इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट कब महंगा है, कब सस्ता है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। और मान लीजिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो कि महीने का 5,000 ही कमा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या वो एमआरएफ का 1,31,000 का शेयर ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा जिंदगी में। तो उसके लिए ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई 100 रुपए का भी एसआईपी करना चाहता है तो भी वो कर सकता है, कोई 500 का करना चाहता है वो भी कर सकता है, कोई 1 लाख का करना चाहता है वो भी कर सकता है। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे कलेक्ट करके और म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है वो सारे पैसे को एक जगह इकट्ठा कर लिया। मान लीजिए कि 100 टोटल इन्वेस्टर्स मिल गए, कोई 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1,000 कर रहा है, कोई 1 लाख कर रहा है, कोई 5 लाख कर रहा है, तो सभी पैसे को कलेक्टिव फॉर्म में कलेक्ट करके और अब एमआरएफ का शेयर अगर लेना चाहे वो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी तो ले सकती है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी होती है वो क्या करती है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करती है और उन शेयर्स में वो लगाती है। अब उनके शेयर्स अलग अलग कंपनी में हो सकते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड हाउस क्या होते हैं। तो जो भी सेबी के अंतर्गत देश में 44 एएमसी हैं। एएमसी को ही बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर जो आम पब्लिक के बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करेगी उसी को बोला जाता है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जो पैसे कलेक्ट किया गया उन पैसे को बोला जाता है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी जितना फंड वो आपसे कलेक्ट करके मैनेज करेंगे उसी को बोला जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, ऐसी AMC जो 44 है पूरे देश भर में जो कि सेबी रजिस्टर्ड है। यानी कि जो भी जैसे HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, DSP म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक हो गया, बिरला सन लाइफ हो गया, ये सारी AMCs होती है जो कि सेबी से उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है इस प्रकार के म्यूचुअल फंड हाउस ओपन करने के लिए। तो आपसे पैसे वो मान लीजिए 100 करोड़ इकट्ठा हो गया, तो 100 करोड़ में से मान लीजिए वो 5 करोड़ का MRF का शेयर ले ली, 5 करोड़ का रिलायंस का शेयर ले ली, अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर वो शेयर लेती हैं। और इस वजह से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए फायदा ये है कि चूंकि उनको अभी मान लीजिए उतना नॉलेज नहीं है या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, तो वो AMC के माध्यम से यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस के माध्यम से छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकती हैं। और उनका पैसा जो है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में नहीं लगा हुआ है या फिर एक शेयर में नहीं लगा हुआ है, बल्कि मल्टीपल ऑफ शेयर में लगा हुआ है। कोई रिलायंस का हो सकता है, कोई MRF का हो सकता है, कोई अदर कंपनी का हो सकता है। मतलब 40-50 कंपनीज में जब आपका पैसा जाएगा तो एक समय में ऐसा नहीं होगा कि 40 कंपनी नेगेटिव में परफॉर्म कर रही हो, उसमें कुछ तो पॉजिटिव में परफॉर्म करेगी। तो इससे क्या होता है कि आपका पैसा अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई होता है और
पूरे मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है, यानी उसमें से 10 कंपनी भी अगर प्रॉफिट में है और बाकी कंपनी निगेटिव में है तो भी आपका पैसा बैलेंस हो जाएगा। अगर आप केवल एक कंपनी में पैसा लगाते, मान लीजिए वो निगेटिव में गया, तो उस कंडीशन में पूरा पैसा यानी पूरा पोर्टफोलियो आपका निगेटिव में चला जाता है। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, इससे आपके पैसे पर रिस्क कम हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चलिए ठीक है, एएमसी वो सेबी से रजिस्टर्ड है, यानी वो भाग नहीं सकती क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो रेगुलेशन एक्ट है उसको फुलफिल कर रही है। अब जो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमें सुविधा देते हैं कि आप अपना एसआईपी इसके माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मान लीजिए यही भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे एप्लीकेशन भी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आप सर्च करेंगे, वो सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप ग्रो की बात कर लें, जीरोधा की बात कर लें, आप स्टॉक की बात कर लें, बिना अप्रूवल लिए कोई भी एप्लीकेशन इस प्रकार से आपसे फंड नहीं कलेक्ट कर सकती। तो चाहे आप ग्रो का यूज करें, आप स्टॉक का यूज करें या फिर कोई भी इस प्रकार के ब्रोकरेज एप्लीकेशन का यूज करें, वो बिल्कुल सेफ है। आप इसके लिए पहले कंफर्म हो सकते हैं सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, वहां पर आपको शो करेगा कि हाँ ये रजिस्टर्ड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये चीजें भाग नहीं सकती क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मान लीजिए इन केस भविष्य में जाकर के ये बंद हो जाती हैं, तब क्या होगा? देखिए, बंद होने का मतलब ये सिर्फ एक ब्रोकर है। ब्रोकर का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो पार्टीज को मिलाने वाला जो थर्ड पर्सन है वही ब्रोकर बोला जाएगा। जैसे लड़की वाले और लड़के वाले, शादी के बीच में जब दोनों को मिलाने वाला कोई थर्ड पर्सन है तो वो क्या कर रहा है? दोनों पार्टीज को, लड़की वाले और लड़के वाले को मिला रहा है, यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पर ब्रोकर हो जाएगा। जैसे आप घर खरीदने जाते हैं तो आप क्या हैं? आप घर खरीदने वाले बायर हैं, यानी कि खरीदने वाले हैं, और जो सेलर है जो घर को सेल कर रहा है, उन दोनों को जो मिलाएगा वो थर्ड पर्सन, वो उसका ब्रोकर बोला जाएगा। यानी जो ये एप्लीकेशंस होते हैं वो भी ब्रोकरेज ऐप हैं। इन जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा इनके पास नहीं होता है, तो ये भागे या फिर रहे इनसे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस एचडीएफसी स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो एचडीएफसी कंपनी के पास आपका पैसा है, आपका पैसा ग्रो एप्लीकेशन के पास नहीं है। ग्रो एप्लीकेशन तो सिर्फ एक ब्रोकर है, मतलब कि आप जो बायर हैं उससे पैसे कलेक्ट करके वो म्यूचुअल फंड कंपनी को हैंडओवर करते रहिए, और म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ पर आपका पैसा अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो भले ही ये ब्रोकरेज ऐप भविष्य में जाकर के रहें या फिर बंद हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट पर या फिर आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के पास है और उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की कंपनीज में आपका शेयर्स के तौर पर आपके पैसे लगे हुए हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं समझता हूं कि आपके काफी हद तक डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जैसे हम लोग शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं तो उस समय हमें शेयर्स अलॉट किया जाता है कि हमने 2 शेयर खरीदे, 3 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर नहीं दिए जाते हैं बल्कि यूनिट दिए जाते हैं। इससे पहले मैं एक और डाउट आपका क्लियर करना चाहूंगा। आपके मन में ये शंका रहती है कि क्या एसआईपी जो होता है और म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक ही चीज है? नहीं, ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअल फंड का मतलब कि हम जो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट कर रही है, अलग अलग पैसे कलेक्ट कर रही है, इसलिए इसको म्यूचुअल बोला जाता है। ठीक है, म्यूचुअल बोला जाता है। और चूंकि बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए इसलिए मिलाकर के इसको फंड बोला जाता है। यानी अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसे को इकट्ठा करना ही म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो उन फंड को इन्वेस्ट करेगी कहां पर? अलग अलग स्टॉक्स में। और अलग अलग स्टॉक्स कहां से मिलेंगे? शेयर मार्केट से मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में देखेंगे आप, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिविजुअली तो वो इनडायरेक्ट वे में आपका पैसा शेयर मार्केट में ही जा रहा है। यानी कि आपके बिहाफ पर जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो अलग अलग कंपनीज के शेयर ले रहे होंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन रिस्क इससे कम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर एक कंपनी का शेयर ले रहे हैं और आपके बिहाफ पर म्यूचुअल फंड हाउस बहुत सारे कंपनीज के शेयर ले रहे हैं, तो इसमें पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। इससे आप पर इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट पर रिस्क कम हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद से आपके मन में प्रश्न आता है कि क्या एसआईपी और म्यूचुअल फंड सेम है? देखिए, एसआईपी जो है एक तरीका है कि किस प्रकार से आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। लमसम एक तरीका है कि किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर मंथ आप एक फिक्स अमाउंट पर्टिकुलर किसी डेट पर देंगे म्यूचुअल फंड हाउस को, और आपके बिहाफ पर वो म्यूचुअल फंड हाउस आपके पैसे को अलग अलग डाइवर्सिफाई करके शेयर मार्केट में अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि एसआईपी की बात कर ले या फिर लमसम की बात कर ले, तो वो तरीका है कि आप एक टाइम में पैसा देना चाहते हैं, मतलब एक टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर समय समय पर अलग अलग मंथ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये तरीका होता है। और म्यूचुअल फंड जो है वह म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करती है, इसीलिए इसे कलेक्टिव फॉर्म में फंड बोला जाता है। और चूंकि अलग अलग लोगों से इकट्ठा किया गया, इसलिए म्यूचुअल बोला जाता है। यहां तक चीजें डाउट क्लियर हो गई। चलिए, अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हमें कौन सा चुनना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे आप विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते होंगे, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते होंगे, टेलीग्राम यूज करते होंगे, इसके अलावा इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो सबका आपको जो यूजर इंटरफेस है वो अलग अलग दिख रहा होगा। किसी को फेसबुक पसंद आता है, किसी को इंस्टाग्राम पसंद आता है। यही सिर्फ अंतर अलग अलग ब्रोकरेज ऐप का है। किसी को अपस्टॉक पसंद आता है, किसी को ग्रो पसंद आता है, किसी को एंजल वन पसंद आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। ये सारे एप्लीकेशन जो हैं, सारे एप्लीकेशन सेफ होते हैं क्योंकि सारे एप्लीकेशन सेबी रजिस्टर्ड हैं। यानी कि गवर्नमेंट जिस एक्ट के अंतर्गत उस सेबी को मान्यता दी हुई है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। यानी इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो सारी एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन सेफ हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा यूजर इंटरफेस आपको पसंद आ रहा है, किसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो वो आप चुन सकते हैं। बाकी रिस्क किसी में भी नहीं है। आप सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन सभी चीजों को कंफर्म भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद भी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमें ग्रो से करना है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो ग्रो एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं तो फेसबुक आपको खुद इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि किस प्रकार से अकाउंट बनाना है, क्या चीजें करनी है। तो इसी प्रकार से ग्रो एप्लीकेशन पर भी रजिस्टर करना बिल्कुल सिंपल है। आपको जिस जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आप वैसे करते जाइए, तुरंत आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।